हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्या सरल अध्ययन माला से MA इतिहास में सेकंड सेमेस्टर। इसके अंदर आज हम भारत का इतिहास, जिसमें हम 1757 से 1857 का पूरा इतिहास कंप्लीट करेंगे, जो कि तीसरा प्रश्न पत्र है सेकेंड सेमेस्टर का। इसके अंदर आज हमारा पहला टॉपिक है फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम आर्थिक नीतियाँ, जिसमें ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक साम्राज्यवाद, आंतरिक बाजार का उदार एवं शहरी केंद्र, रेलवे का विकास, डाक तार, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी महालवाड़ी व्यवस्था, बेंटिक की 30 साल भू राजस्व व्यवस्था को हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको ये वाला वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत के कुटीर उद्योग के विनाश के कारण को समझाइए। भारत में ब्रिटिश काल के अंतर्गत कुटीर उद्योग के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव की विवेचना कीजिए। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत के कुटीर उद्योग के पतन का कारण बताइए। भारत में 19वीं शताब्दी में महान आर्थिक परिवर्तन हुआ। इस शताब्दी में चाय, जूट, सूती वस्त्र एवं उद्योगों को विकसित करने का प्रयत्न किया, किंतु यह विकास नगण्य मात्र था। 18वीं शताब्दी के अंत तक ही भारत में अपने मूल उद्योग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके थे। कुटीर उद्योगों का पतन निम्नलिखित कारणों से हुआ था। पहले आता है ब्रिटिश औद्योगिक नीति। ब्रिटिश शासकों ने अपनी औद्योगिक नीति या क्रांति को सफल बनाने के लिए भारतीय उद्योग के हितों की बलि चढ़ा दी। अतः वे भारतीय वस्तुओं के ब्रिटेन के आयात पर ऊंचे आयात कर एवं दंड की व्यवस्था की, जबकि दूसरी ओर स्वतंत्र व्यापार नीति द्वारा ब्रिटेन उद्योगों के निर्मित माल भारत में खपाने का प्रयास प्रबल किए। यही नहीं, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय विदेश व्यापार का एकाधिकार दिया गया और बाद में ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की छूट प्रदान की गई। यह छूट इसलिए प्रदान की गई थी कि भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में मटियामेट कर सकें, और ब्रिटिश शासन की औद्योगिक नीति हमेशा भारतीय व्यापार को हानि पहुंचाने की रही है। भारतीय शिल्पियों को नष्ट करने की ब्रिटिश नीति। अंग्रेज शासकों ने भारतीय शिल्पियों को नष्ट करने की नीति अपनाई, कारीगरों को ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करने के लिए बाध्य किया और अच्छे कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए गए ताकि वे स्वयं अपना कार्य ना कर सकें। देसी राजाओं एवं नवाबों के पतन। प्राचीन उद्योगों को राजाओं एवं नवाबों का संरक्षण प्राप्त था। वे काल पूर्व वस्तुओं के शौकीन थे। कुशल कारीगरों को इन्हें आश्रय प्राप्त होता था। राजाओं एवं नवाबों की समाप्ति से इन उद्योगों को संरक्षण मिलना समाप्त हो गया। कारीगरों के लिए जीवोपार्जन कठिन हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटिश संसद की नीति। भारतीय माल पर ऊंची दर से कर लगाए गए थे। सन 1700 से 1854 तक इंग्लैंड ने भारतीय छीटों का उपयोग करना गैर कानूनी बताया था। इधर भारत में विदेशी माल के आयात को प्रोत्साहन दिया गया था। यह नीति भारतीय उद्योगों के लिए घातक सिद्ध हुई और वे नष्ट होने लगे। मशीनों द्वारा निर्मित माल से प्रतिस्पर्धा। RC दत्त के अनुसार यूरोप के बिजली घरों या करघे के आविष्कार भारतीय उद्योगों के हाश में पूर्ण आहुति दे दी। भारतीय उद्योगों का विदेशी उद्योग से स्पर्धा करना संभव नहीं था, क्योंकि विदेशी उद्योग वैज्ञानिक मशीन, बड़े पैमाने के उत्पादन एवं अन्य साधनों से पूर्ण थी। अतः इंग्लैंड से सस्ती सस्ती वस्तुएं अधिक मात्रा में भारत आने लगी। इसकी प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा में भारतीय उद्योग न टिक सके। आधुनिक परिवहन का विकास। यातायात के आधुनिक साधनों के कारण विदेशी माल के लिए बढ़ी हुई मांग की आपूर्ति करना संभव हो सका। अतः भारतीय उद्योगों के पतन के यातायात के आधुनिक साधनों ने भी योगदान दिया। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की रुचि एवं स्वभाव में परिवर्तन हुआ। उन्होंने विदेशी वस्तुओं
का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल समझा। विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने में वे गौरव अनुभव करते थे। इस प्रकार भारतीय वस्तुओं की मांग घटने लगी और कुटीर एवं लघु उद्योग का पतन प्रारंभ हो गया। भारतीय कारीगरों पर प्रतिबंध। अंग्रेजी उद्योगपतियों के हित की सुरक्षा के लिए भारतीय कारीगरों पर प्रबंध एवं नियंत्रण रखा गया। अच्छी कलापूर्ण वस्तुओं के निर्माण हर प्रकार से बंद करने के प्रयत्न किए गए। हर प्रकार के भारतीय उद्योगों को इंग्लैंड के उद्योग पर आश्रित करने की नीति अपनाई गई। इनका मंतव्य यह था कि भारतीय इंग्लैंड के कारीगरों एवं कारखानों की पूर्ति के लिए कच्चे माल का ही उत्पादन करें। यह नीति का अनुसरण बड़ी दृढ़ता से किया गया था और इसका घातक परिणाम हुआ। वाणिज्य अधिकारियों को प्रदत्त व्यापक अधिकार। वाणिज्य अधिकारी एवं गांव एवं भारतीय जुलाहों के संबंध में कानून द्वारा व्यापक अधिकार दे दिए गए थे। ऐसे तरीके अपनाए गए जिनके द्वारा भारतीय कारीगर ऐसी वस्तुओं का निर्माण न कर सकें जो कि इंग्लैंड की वस्तुओं को प्रतियोगिता में मात दे सकें। भारतीय कारीगरों का रूढ़िवादी दृष्टिकोण और दूरदर्शिता का अभाव। भारतीय स्वदेश उद्योगों के पतन का प्रमुख कारण यह भी था कि कारीगरों ने समय एवं परिस्थिति के अनुकूल अपने को नहीं ढाला। इन्होंने उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन नहीं किया और दूरदर्शिता के अभाव में वे रूढ़िवादी उत्पादन पद्धति में ही रहे। उनमें औद्योगिक प्रशिक्षण एवं मशीनों के प्रयोग की प्रवृत्तियां न रहीं, जिससे कि स्वाभाविक रूप से भारतीय उद्योगों का पतन होना प्रारंभ हो गया। कुटीर उद्योगों के पतन का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। कुटीर उद्योगों के पतन ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा एवं व्यापक प्रभाव डाला। निश्चित रूप से इसके प्रतिकूल प्रभाव ही हुए हैं, जो कि हैं पहला, कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ थे, अतः इनके पतन से भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। वे औद्योगिक केंद्र एवं नगरों से वापस अपने गाँव में पहुँच गए, परंतु गाँव में उनके लिए काम था ही नहीं और बड़े औद्योगिक व्यापारिक नगर एवं प्रशासनिक इकाइयों में इतनी जगह नहीं थी कि सबको उनमें खपा सकें। अतः यह कारीगर बर्बाद होकर धरती का बोझ बन गए और उनकी पीड़ा असहनीय थी। आर्थिक क्षेत्र। अब भारत पूर्णतः ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो गया। कुटीर उद्योगों के पतन के परिणाम स्वरूप भारत को विश्व में एक पिछड़ा देश समझा जाने लगा, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था प्रतिष्ठा की गहरी क्षति हुई। भारत के कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की कला कौशल की दृष्टि से विश्व में कोई समानता नहीं थी। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र भारतीय कला कौशल पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। कुटीर उद्योगों के पतन से देश के निर्यात की भी क्षति हुई। ब्रिटिश कारखाने में निर्मित आयातित मालों से भारतीय व्यापार भर गए और भारत की मंडियां विदेशी माल की मंडियां बन गईं। भारत औद्योगिक देश की अपेक्षा पुनः एक कृषि प्रधान देश बनकर रह गया। ब्रिटिश शासनकाल में कृषि में आवश्यक सुधार नहीं किए गए। भारी भू राजस्व कर, जमींदारी प्रथा को प्रोत्साहन देने आदि के कारण कृषि उत्पादन निरंतर घटता चला गया, जिससे कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़े। कुटीर उद्योगों के पतन का ही परिणाम था कि स्वतंत्र उत्तर भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक पुनर्निर्माण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनऔद्योगिकी का विस्तार समझाइए। अनऔद्योगिकीकरण पर प्रस्तुत विभिन्न इतिहासकारों के मत का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। 18वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय उद्योग किस प्रकार पतन अवस्था में पहुँचे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय उद्योगों को नष्ट करने के लिए किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। भारत के औद्योगिक विकास को अंग्रेजों ने किस प्रकार और किस सीमा तक प्रभावित किया है, यह इतिहासकारों के मध्य एक विवाद का विषय है। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार भारतीय उत्पादन पद्धति में पूंजीवादी तत्वों का अभाव होने के कारण यहाँ औद्योगिकरण का शीघ्र आना संभव नहीं था। जब यहाँ के उत्पादन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा अंग्रेजों की पूंजीवादी उत्पादन पद्धति से हुई तो वे परास्त हो गए। मॉरिस डी मॉरिस का मानना है कि भारतीय हथकरघा उद्योग के पतन में अंग्रेजी शोषणकारी नीति का कोई योगदान नहीं है। इन्होंने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि राजनीतिक एकता एवं स्थिरता के अभाव में
निम्न तकनीकी ज्ञान एवं धातुओं का सीमित प्रयोग एवं परिवहन साधनों के अभाव के कारण ही भारतीय उद्योगों का पतन हुआ है। मॉरिस के कथन पर भारतीय इतिहासकारों ने तीखी प्रतिक्रिया जारी की है और भारतीय इतिहासकार बिपिन चंद्र ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को भारतीय उद्योगों के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इनका कहना है कि अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर ग्रामीण उत्पादों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और वे अपने कार्य छोड़ने के लिए विवश हो गए। तपन राय चौधरी ने भी अनऔद्योगिकरण के लिए ब्रिटिश शासन को उत्तरदायी मानते हुए लिखा है कि भारतीय औद्योगिकरण के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता थी, अंग्रेजों द्वारा अधिशेष जब्त कर लेने एवं बाजार पर पूर्ण नियंत्रण कर लेने के कारण उस पूंजी का एकत्र हो पाना संभव नहीं था। अमिया कुमारा बागची के मतानुसार अनऔद्योगिकरण की प्रक्रिया के लिए हैंडलूम उद्योग के पतन का बहुत हाथ था। इसमें रंगाई, छपाई एवं अन्य व्यावसायिक उद्योग जुड़े हुए थे। भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व शहरों में दासकार उद्योग विकसित अवस्था में थे। विकसित होते हुए भी ये उद्योग आधुनिक औद्योगिकरण से दूर हो गए। अंग्रेजों की नीतियां इन उद्योगों के हाशिए की रहीं। भारतीय वस्तुओं की यूरोप में बहुत अधिक मांग थी, विशेष रूप से भारतीय वस्त्र की। भारतीय वस्त्र निर्माण में मुख्य केंद्र था गुजरात, सूरत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चंदेरी, मैसूर, बुरहानपुर, मद्रास, बनारस एवं जौनपुर। इंग्लैंड में इस सूती वस्त्र के आयात के विरुद्ध शीघ्र ही विरोध प्रारंभ हुआ। विरोध करने वालों का कहना था कि इससे इंग्लैंड का धन भारत जा रहा है। भारत के सूती वस्त्रों के आयात से इंग्लैंड के ऊनी एवं रेशमी कपड़ों के उद्योग को भारी क्षति पहुंची। सन 1700 के अधिनियम के द्वारा सूती कपड़ों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हॉलैंड को छोड़कर यूरोप के अन्य सभी देशों ने या तो भारतीय वस्तुओं पर आयात कर बढ़ा दिया या फिर उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक सत्ता के आधार पर भारतीय बुनकरों को कम दाम पर माल बेचने के लिए विवश किया। उन पर दबाव डाला गया कि वे कंपनी के कारखानों में काम करें और भारतीय व्यापारियों का साथ छोड़ दें। बुनकर एवं जुलाहों को पेशगी देकर एवं शर्तनामे पर हस्ताक्षर करा कर भी विवश किया गया। जुलाहों की दुर्दशा ने भी अनऔद्योगिकरण का एक अन्य कारण उत्पन्न किया, क्योंकि कंपनी के अत्याचार से तंग आकर जुलाहों ने कार्य करना बंद कर दिया। अनऔद्योगिकरण की स्थिति का एक अन्य कारण यह भी था कि भारतीय उद्योग न केवल विदेशी मंडी में वरन घरेलू मंडी में भी अपने माल नहीं बेच सकते थे। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में एक शक्तिशाली औद्योगिक वर्ग का उदय हुआ, जिसने कंपनी को भारत में ऐसी नीति अपनाने के लिए बाध्य किया जिससे ब्रिटिश उद्योगों का हित हो, उनके उत्पाद सफलतापूर्वक भारत में बिक सकें। हॉरेस विल्सन के अनुसार भारतीय निर्माण उद्योग की बलि चढ़ाकर ही ब्रिटिश उद्योगों की सृष्टि की गई। हॉरेस विल्सन आगे लिखते हैं कि ब्रिटिश उद्योगपतियों ने राजनीतिक प्रभुत्व एवं अनीति की मदद से अपनी भारतीय प्रतियोगिता को दबाए रखा और अंतोगत्वा उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यद्यपि बराबर की लड़ाई में वे टिक नहीं पाते। सन 1813 के चार्टर द्वारा कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया और भारत में औद्योगिक एवं आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। इस समय इंग्लैंड में आयात होने वाले भारतीय सूती वस्त्र का 78% शुल्क लगाया जाता था। यदि इतना अधिक शुल्क ना होता तो इंग्लैंड में भी भारतीय कपड़ों की मुकाबले इंग्लैंड का बना कपड़ा टिक नहीं पाता। इसके विपरीत भारत आने वाली इंग्लैंड की वस्तुओं पर नाम मात्र का शुल्क लगता था। 1814 में भारत से इंग्लैंड निर्यात किए गए सूती वस्त्र के लगभग 1 करोड़ कट पीस थे, जबकि 1835 में यह परिणाम घटकर 3 लाख कट पीस रह गया था। इसके विपरीत इंग्लैंड से भारत आने वाले सूती वस्त्र का परिमाण 1814 में 8 लाख गज था और जो कि 1835 में बढ़कर 51
करोड़ समथिंग हो गया था गज। यद्यपि अंग्रेजों की उत्पादन प्रणाली भारतीय उत्पादन प्रणाली से उत्तम थी, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय उद्योगों का विनाश अंग्रेजी सरकार की शोषण नीतियों एवं दबाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। औद्योगिक क्रांति के साधनों को भारत में प्रारंभ करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप भारत के बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र समाप्त होते चले गए। अतः उत्पादकों का शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन होने लगा। ग्रामीण उद्योगों की भी नष्ट होने से अत्यधिक जनसंख्या कृषि पर आश्रित हो गई। अब भारत ब्रिटेन का एक कृषि उपनिवेश मात्र बनकर रह गया। भारत ब्रिटेन को कच्चे माल देने वाला एवं उनकी तैयार वस्तुओं के लिए एक मंडी बनकर रह गया। अनऔद्योगिकरण की इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अब भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, जिससे कि विश्व के लिए विशेषकर इंग्लैंड के लिए कच्चे माल का अधिक उत्पादन किया जा सके, किंतु साधनों के अभाव में भारतीय कृषक भली भांति खेती नहीं कर सकते थे। भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण का स्वरूप मूलतः औपनिवेशिक ही था। वह भारत के नील उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। नील की खेती करने वालों कृषकों को अत्यधिक शोषण करके इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने पर्याप्त धनराशि संचित कर ली थी। इस प्रकार चाय के बागानों में कार्य करने वाले खेतीहर श्रमिकों की दशा भी अत्यंत शोचनीय थी। कई बार तो अत्याचार के कारण इन श्रमिकों की मृत्यु तक हो जाती थी। इंग्लैंड के दूरदर्शी उद्योगपतियों का प्रारंभ से ही यह उद्देश्य था कि भारत में कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाया जाए और उस कच्चे माल से बनी हुई वस्तुओं के लिए भारत में बाजार विकसित किए जाएं। अंग्रेज अपनी इस उद्देश्य में भारत में अनऔद्योगिकरण की प्रक्रिया को अपनाकर सफल भी हुई। अनऔद्योगिकरण की यह प्रक्रिया देश के सभी भागों एवं सभी उद्योगों में समान रूप से दृष्टिगोचर नहीं हुई। जैसा कि वर्णन किया गया था कि अग्रणीय उद्देश्यों का हास सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। इस प्रकार क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर अनऔद्योगिकरण की नीति भी भिन्न भिन्न रही। साथ ही अनऔद्योगिकरण ने क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति भी उत्पन्न की। फिर आते हैं भारत के प्रमुख शहरी केंद्रों के संदर्भ में भारत के आंतरिक बाजार की स्थिति पर प्रकाश डालिए। सन 1757 से सन 1857 के मध्य 1757 से 1857 के मध्य भारत के आंतरिक बाजार की स्थिति पर प्रकाश डालिए। 1757 से 1857 के मध्य भारत के आंतरिक बाजार की स्थिति। प्रारंभिक स्थिति। ब्रिटेन या ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ से ही भारत में आंतरिक बाजार के शुल्क से छूट पाने के लिए प्रयत्नशील थी। सन 1662 में बंगाल के गवर्नर ने कुछ शर्तों के आधार पर कंपनी को निःशुल्क आंतरिक व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। तत्पश्चात 1717 में फर्रुखशेयर ने एक फरमान जारी किया, जिससे कंपनी को परिवहन एवं सीमा शुल्क की अदायगी से छूट दे दी गई। यह छूट केवल उन्हीं वस्तुओं के लिए थी जो कि आयात एवं निर्यात के लिए निर्धारित की गई थी, किंतु कंपनी के कर्मचारी इस छूट का दुरुपयोग कर निजी व्यापार भी निःशुल्क करने लगे। फिर भी बंगाल के नवाब का कुछ नियंत्रण स्थापित रहा। फिर आता है मीर जाफर के काल में। सन 1757 के पलाशी के युद्ध के पश्चात कंपनी के अधिकारियों की मनमानी में और भी वृद्धि हो गई। भारतीय व्यापारियों की सीमा शुल्क देना पड़ता था। व्यापारियों को, भारतीय व्यापारी थे, उनको सीमा शुल्क देना पड़ता था, अतः उनकी वस्तु कम लाभ पर बेची जानी पड़ती थी और उसके बाद भी अंग्रेजों से महंगी बिकती थी। परिणाम स्वरूप आंतरिक व्यापारों पर पूर्णतः कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया। फिर आता है मीर कासिम का काल। जिस समय मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, उसने स्थिति सुधारने का प्रयास किया। कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु एवं देसी व्यापारियों की स्थिति सुधारने हेतु कंपनी के अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श किया। अंततः गवर्नर विंसेंटार्ड ने नवाब से समझौता किया कि कंपनी के कर्मचारी आंतरिक व्यापारियों पर 9% चुंगी दें। यह समझौता अंग्रेजों के लिए लाभप्रद ही था, क्योंकि भारतीय व्यापारियों को 25% तक देना पड़ता था। अतः नवाब ने चुंगी कर बिल्कुल समाप्त कर दिया, जिससे कि देशी व्यापारियों को अंग्रेजों के समान ही अधिकार प्राप्त हो जाएं। किंतु यह विषय नवाब एवं कंपनी के मध्य विवाद का प्रमुख विषय बन गया। कंपनी के शासनकाल में
कंपनी ने बंगाल में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद आंतरिक बाजार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। कंपनी के अधिकारियों ने सूरत से बंगाल आने वाले समस्त कपास को खरीदकर उनके दाम बढ़ा दिए, जिससे कि भारतीय व्यापारी एवं बुनकरों को सफलतापूर्वक कपास प्राप्त न हो सके। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश से आने वाले कपास पर 30% तक चुंगी लगा दी गई। आंतरिक बाजार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके कंपनी ने उत्पादकों को कम से कम दाम पर बेचने के लिए और उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक दाम पर खरीदने के लिए विवश किया। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन ने मशीनीकरण के कारण सूती कपड़ा उद्योग ने बहुत अधिक प्रगति की। इस तीव्रता से बढ़ते हुए उत्पादन की घरेलू बाजार में कोई खपत नहीं थी, अतः ब्रिटेन को विदेशी मंडियों पर निर्भर करना पड़ता था। प्रारंभ में इस हेतु ब्रिटेन की निर्भरता अमेरिका एवं यूरोप की मंडियों पर भी थी, परंतु इन देशों ने औद्योगिकरण होने पर समस्या उत्पन्न हुई। ब्रिटेन को उत्पादित माल की खपत के लिए बाजार की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु औपनिवेशिक साम्राज्य के विस्तार एवं मुक्त बाजार व्यापार की नीति अपनाने पर जोर दिया गया। इस दृष्टिकोण से भारत सर्वाधिक उपयुक्त था, क्योंकि यहाँ के आंतरिक बाजार में ब्रिटिश माल की खपत के साथ साथ कच्चे माल विशेषकर कपास की प्राप्ति भी सरलतापूर्वक हो सकती थी। इसी पृष्ठभूमि में कपास की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए प्रयोगों पर 10,000 पाउंड खर्च किए गए थे। यातायात के साधनों को भी सुगम बनाने के प्रयास किए गए थे। इस प्रकार विपुल संसाधनों से युक्त बाजार या भारत में ब्रिटेन को अपने कच्चे माल की खपत की असीमित संभावनाएं दिखने लगीं। 19वीं सदी के प्रारंभ में अब भारत ब्रिटेन का एक कृषि उपनिवेश मात्र बनकर रह गया था। भारत को अपनी आंतरिक बाजार में विदेशी माल से तीव्र प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी। अब भारतीय व्यापारियों के समक्ष अस्तित्व समाप्ति का खतरा उत्पन्न हो गया था। बंगाल, सूरत के साथ साथ अंग्रेजों ने अन्य शहरी केंद्रों पर भी कब्जा करने की नीति जारी रखी। भारतीयों को आधुनिक बनाने के पीछे अंग्रेजों की यही भावना निहित थी कि वे अत्यधिक पश्चिमी वस्तुओं की ओर आकर्षित हों। भारतीय वस्तुएं ब्रिटिश मिलों की सस्ती वस्तुओं का मुकाबला करने में असमर्थ थीं। यद्यपि भारत के दरवाजे विदेशी वस्तुओं के लिए खोल दिए गए, किंतु भारतीय उत्पादों के ब्रिटेन में प्रवेश हेतु भारी शुल्क देने पड़ते थे। अंग्रेजों की निजी हितों से प्रेरित आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार विदेशी माल से पिट गया और विदेशी माल की न केवल शहरी केंद्र वरन ग्रामीण क्षेत्रों में भी भरमार हो गई। प्राचीन औद्योगिक केंद्र जैसे कि ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत इत्यादि पूर्णतः विनष्ट हो गए। ढाका की विश्व प्रसिद्ध मलमल का कारोबार ठप हो गया। असंख्य लोगों को जीविका देने वाला कताई बुनाई का कारोबार भी ठप हो गया। शहरी कारीगरों का ग्रामों की ओर पलायन होना प्रारंभ हुआ। परंपरागत दस्तकारों के भी नष्ट होने से कृषि पर निर्भरता में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण संतुलन बिगड़ गया और भारत एक औद्योगिक देश के स्थान पर एक कृषि देश बनकर रह गया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में यातायात एवं संचार के साधनों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। अंग्रेजी शासनकाल में भारत में यातायात एवं संचार के साधन। अंग्रेजी शासनकाल के प्रारंभ से ही यातायात एवं संचार के साधनों में उन्नति होना प्रारंभ हो गई। अंग्रेजों को सेना ले जाने एवं विद्रोहों के दमन हेतु परिवहन के तीव्रगामी साधनों की अधिक आवश्यकता थी। इसलिए डलहौजी की शासनकाल में रेलों का निर्माण किया गया। डाक टेलीग्राफ की व्यवस्था की गई। इसके स्थान पर टेलीग्राफ के तार डाक व्यवस्था से जुड़ गए। पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई। नवीन सड़कों का निर्माण किया गया और इसके निर्माण एवं व्यवस्था के लिए एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। सड़कों का विकास। विलियम बेंटिक ने सर्वप्रथम सड़कों के महत्व को समझा एवं ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण को पूरा कराया, जिससे पेशावर, दिल्ली, कलकत्ता को एक दूसरे से समृद्ध किया गया। डलहौजी के शासनकाल से सड़कों के निर्माण का नया युग प्रारंभ हुआ। इस कार्य के लिए 1855 में प्रत्येक प्रांत में एक सार्वजनिक कार्य विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट
की स्थापना की गई थी। इस विभाग के अंतर्गत नहरों, सड़क एवं रेलों का निर्माण कार्य किया गया था। कालांतर में ये तीनों कार्य पृथक पृथक विभागों के अंतर्गत कर दिए गए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोटर यातायात की उन्नति के लिए सड़कों के निर्माण को महत्व दिया गया। 1927 से 1929 में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ रोड्स की स्थापना की गई और सड़कों के निर्माण के लिए रोड फंड नामक कोष की स्थापना की गई। द्वितीय महायुद्ध काल में सड़कों का महत्व विशेष रूप से बढ़ गया। पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई और नवीन सड़कों का निर्माण किया गया। मुख्य रूप से पश्चिमी एवं पूर्वी देशों की सीमाओं पर सड़कों का विस्तार एवं सुधार किए गए। अतः ऐसा आवश्यक था कि सड़कों के निर्माण के लिए एक योजना का निर्माण किया जाए। अतः भारत में 1943 में नागपुर के प्रांत में मुख्य इंजीनियरों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें देश में सड़क निर्माण के ऊपर विस्तार से विचार किया गया। सड़कों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहले आते हैं राष्ट्रीय सड़कें, जो कि राज्य की राजधानी, बड़े बंदरगाह एवं प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों को मिलाती थी। इस वर्ग के अंदर सैनिक महत्व की सड़कें भी आती थी। फिर आती है राजकीय सड़कें। इसके अंतर्गत राज्य की प्रमुख सड़कें आती हैं, जो कि राज्य के वाणिज्य में व्यापार के प्रमुख साधनों के रूप में काम आती हैं। जिले की सड़कें भी सड़कें, जो कि जिले का उत्पादन क्षेत्रों को मंडियों एवं स्टेशनों एवं राजकीय मार्गों से मिलाती हैं। गांव की सड़कें वे सड़कें, जो कि एक गांव को दूसरे गांव से मिलाती हैं। यह योजना 1947 से क्रियान्वित की गई। परिणाम स्वरूप बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि प्रांतों में सड़कों का पर्याप्त विस्तार हुआ। केंद्रीय योजना के अंतर्गत केवल 256 किलोमीटर लंबी सड़कें, 17 बड़े बड़े एवं अनेक छोटे छोटे पुलों का निर्माण किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश की विशालता को दृष्टि में रखते हुए ब्रिटिश काल में सड़कों का निर्माण अत्यंत मंदगति से रहा। सरकार केवल सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़क निर्माण को ध्यान देती थी, जन आवश्यकता के लिए नहीं। जो भी हो, स्वतंत्रता के बाद सड़क निर्माण का कार्य द्रुत गति से चला। डाक तार एवं टेलेक्स एवं टेलीफोन। डाक व्यवस्था मध्यकाल में थी, किंतु इसका समुचित विकास आधुनिक काल में हुआ। शुरू में डाक पैदल, हर कारों एवं घोड़ा गाड़ी द्वारा भेजी जाती थी। 1900 में डाक खाने बहुत कम हो गए। 1836 में भारत में कुल 276 डाकघर थे। डलहौजी ने डाक तार की ओर विशेष ध्यान दिया और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में डाकघरों की संख्या में वृद्धि हुई। 1978 से 1989 में कुल डाकघरों की संख्या 6760 हो गई थी और 1984 में शहरी इलाकों में यह 1 लाख समथिंग तक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1,29,000 डाकघर थे। और 1949 में डाक विभाग ने हवाई जहाज से डाक एवं बेतार के तार से भी संदेश भेजने की व्यवस्था की थी। भारत में सर्वप्रथम डलहौजी ने 1854 में तार व्यवस्था की और कलकत्ते से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन का निर्माण किया। 1912 तक डायरेक्टर जनरल ऑफ टेलीग्राफ नामक अधिकारी के नियंत्रण में एक तार विभाग की स्थापना की गई। 1914 में डाक एवं तार विभाग एक में मिला दिए गए और 1947 के पश्चात इन विभागों में बहुत उन्नति हुई। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात टेलीफोन का निर्माण या उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया। ध्वनि विस्तार एवं नागरिक उड्डयन। अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में ध्वनि विस्तार एवं नागरिक उड्डयन का प्रवेश बहुत समय के पश्चात हुआ। बहुत करते रहे, कई वर्षों तक समझौते की बातचीत चलने के पश्चात ध्वनि के विस्तार के लिए एक इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना की गई। 1927 में इस कंपनी ने मुंबई, कलकत्ता में ध्वनि विस्तार का कार्य किया, परंतु 1930 में इसका दिवाला निकाल दिया। तब से भारत सरकार ने ध्वनि विस्तार को अपने नियंत्रण में लेकर इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, जिसे आजकल आकाशवाणी कहते हैं, की स्थापना की। 1930 में दिल्ली के स्टेशनों का निर्माण हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अत्यंत शक्तिशाली ट्रांसमीटर इन स्टेशन पर लगाए गए, जिससे कि विदेशों
को भी समाचार भेजे जा सकें। वर्तमान में ऑल इंडिया रेडियो भारत सरकार के सूचना एवं ध्वनि विस्तार विभाग का एक अंग है। सरकार ने ध्वनि विस्तार के लिए 3 वर्षीय योजना बनाई। नवीन स्थानों पर रेडियो स्टेशन खोले। विभिन्न प्रांतों एवं भाषा भाषियों को ध्यान में रखकर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम विभिन्न रेडियो स्टेशन से प्रसारित किए जाते हैं। आज टीवी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय वायुयानों का प्रयोग केवल युद्ध से ही होता था, परंतु इस महायुद्ध के पश्चात वायुयानों का प्रयोग असैनिक कार्यों के लिए भी होने लगा। हमारे देश में भी इसके लिए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। वायुयान चलाने एवं उससे संबंधित कार्यों की शिक्षा के लिए सहारनपुर में सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए गए। 1948 में इलाहाबाद में भी ऐसा ही केंद्र स्थापित किया गया। उस समय भारत में सभी बड़े नगरों एयर सर्विसेज द्वारा जोड़ दिए गए थे। इस दिशा में अब दिन प्रतिदिन उन्नति की जाने लगी। विश्व के सभी देशों की अपनी अपनी सर्विसेज हैं। भारत में बाहर देशों में वायुयान से जाने वाली यात्रियों की सुविधा के लिए 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना की, जिससे के वायुयान मुंबई से काहिरा और जिनेवा होते हुए लंदन तक चले। 1950 में इनके वायुयान पूर्वी अफ्रीका तक जाने लगे और 1949 में भारत एयरवेज लिमिटेड नामक कंपनी स्थापित की गई, जिसमें वायुयान कलकत्ता से बैंकॉक तक जाते थे। 16 विदेशी कंपनियों के हवाई जहाज हमारे देश में आते हैं और इन सब कंपनियों से भारत ने समझौते किए हैं। इन वायुयान में यात्री, डाक एवं माल आदि जाते हैं। नौवाहन, नदियों के जिला मार्ग, रेलवे एवं वायुयान के पूर्व यातायात का प्रमुख साधन नदियां थी। सिंधु नदी से समुद्र से लेकर अटक तक नावें चलती थी। चेनाब में 1,28,000 किलोमीटर की दूरी, वजीराबाद तक सतलज में 1,28,000 किलोमीटर, लुधियाना तक, गंगा में कानपुर, यमुना में आगरा तक नावें जाती हैं, परंतु ये नदियाँ इतनी दूर तक नौका वाहन के योग्य नहीं हैं। रेलों एवं सड़कों के विस्तार से भी नदियों के व्यापार को क्षति पहुंची। दक्षिण भारत में कतिपय नदियों के में नौवाहन व्यवस्था आज भी है। कलकत्ता में भी नौवाहन द्वारा व्यापार हो रहा है। पश्चिम बंगाल में नदियों द्वारा माल ले जाता है। समुद्री यातायात, भारत में मुगल काल में जहाज निर्माण कला विकसित हो चुकी है, परंतु अंग्रेजों ने जहाज निर्माण उद्योग पर प्रहार किया है। 1854 में आधुनिक ढंग की प्रथम जलयान कंपनी ब्रिटेन कंपनी नेविगेशन कंपनी की स्थापना हुई। 1893 में टाटा बंधुओं ने तथा तोतिकोरिन की स्वदेशी शिपिंग कंपनी ने 1906 में समुद्री तट पर कार्य प्रारंभ किया, परंतु ब्रिटिश कंपनियों के कम भाड़े के आगे अधिक समय तक नहीं ठहर सके। 1920 तक भारत की करीबी 200 जहाजी कंपनियां समाप्त हो गई। 1920 में सर्वप्रथम बालचंद्र हीराचंद ने सिंधिया स्टीम नेविगेशन की स्थापना की और 1943 से 1947 तक भारतीय कंपनियों ने न्यूयॉर्क, लंदन तक अपनी सीमा विस्तृत कर दी। 1947 में जल यातायात नीति समिति की सिफारिश को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। स्वतंत्रता के बाद मर्चेंट शिपिंग फ्लीट का विकास किया गया। आज कोच्चि, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, मुंबई में बड़े बड़े शिप बिल्डिंग यार्ड हैं। अपने अध्ययन काल में भारत में रेलों के विकास का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश काल में रेलों के विकास का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। भारत में रेलों का प्रारंभ एवं विकास। भारत में रेलों का प्रारंभ 16 अप्रैल 1853 से हुआ है और 16 अप्रैल 2000 को भारतीय रेलवे के 147 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रारंभ से अब तक हमारी रेलों को सभी क्षेत्रों में निरंतर विकास प्राप्त हुआ है। इस विकास को हम सुविधा की दृष्टि से इन चरणों में विभाजित करेंगे। पहले आते हैं 19वीं शताब्दी
में रेलों का विकास और 20वीं सदी के प्रारंभ से स्वाधीनता प्राप्ति तक एवं उसके बाद। पहले आते हैं 19वीं सदी के रेलों का विकास। भारत में रेलों का प्रारंभ एवं विकास प्रथम चरण में पुरानी गारंटी पद्धति, जो कि 1844 से 1869 के अंतर्गत रही है। 1844 से 45 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे कंपनी नामक दो निजी कंपनियों ने कलकत्ता से उत्तर पूर्वी एवं मुंबई से पूर्व तथा उत्तर तक रेल मार्गों के निर्माण में विस्तार किए। ये कंपनी निजी कंपनी पूंजी विनियोग पर ब्याज की गारंटी चाहती थी, जबकि सरकार का विचार था कि रेल मार्गों के निर्माण के लिए मुफ्त जमीन ही देना पर्याप्त होगा। चूँकि सरकार पूंजी प्राप्त करने में सफल नहीं हुई और दूसरी ओर रेलों की स्थापना और उनकी द्रुत गति से विकास आवश्यक था, अतः अंततः सरकार को गारंटी देने के लिए बाध्य होना पड़ा। तत्कालीन भारत सरकार ने 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे कंपनी एवं ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे क्रमशः के साथ समझौता किया और पुरानी गारंटी पद्धति कहा जाता है इसको। इस पद्धति के अंतर्गत 1849 से 1869 के दौरान 6854 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण किया गया, परंतु पुरानी गारंटी पद्धति की रेल नीति बहुत दोषपूर्ण सिद्ध हुई और कुछ प्रमुख दोष इसमें थे। पहले आते हैं मितव्ययिता का अभाव, रेल मार्गों का धीमा विकास, गारंटी मिल जाने से कंपनियों द्वारा अंधाधुंध रुपया लगाया जाना, खराब प्रबंध व्यवस्था, हिसाब किताब रखने की दूषित प्रणाली, देसी बाजार वाणिज्य की उपेक्षा, जनता पर वित्तीय भार। माना कि रेल निर्माण विकास में प्रगति हुई, फिर भी जितना धन व्यय किया गया था उसकी तुलना में रेलों का विकास असंतोषप्रद रहा। सरकार रेल विकास की इस स्थिति से संतुष्ट नहीं थी और साथ ही गारंटी वाली पद्धति आर्थिक दृष्टि से बोझिल प्रमाणित हो रही थी। पर इस कंपनी गारंटी की रियायत का मजा लूटने के बाद अब भारत के बिना गारंटी की पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं थी। उपरोक्त स्थिति में सरकार ने 1869 में रेलवे निर्माण एवं प्रबंधन का कार्य अपने हाथों में ले लिया। तब से लेकर 1881 तक रेलों की कुल लंबाई 15,800 किलोमीटर हो गई, परंतु सरकार द्वारा रेल निर्माण एवं प्रबंधन की नीति लंबे समय तक नहीं चल पाई और विभिन्न कारणोंवश सरकार ने पुनः पूंजी कंपनियों को सहायता लेने का निश्चय किया। 1882 में गारंटी पद्धति को कुछ सिद्धांतों के साथ पुनर्जीवित कर दिया गया। इस नवीन गारंटी पद्धति को कुछ संशोधनों के साथ पुनर्जीवित कर दिया गया। इस नवीन गारंटी पद्धति के अंतर्गत सरकार ने निजी कंपनियों से किए जाने वाले समझौतों की शर्तें बदल दी। इस नवीन पद्धति की ये विशेषताएं थी कि ब्याज की दर 3.5% कर दी जाए, सरकार के अतिरिक्त लाभ में अपना हिस्सा बढ़ाकर 60% कर दिया जाए, 25 वर्ष बाद या उसके प्रति 10 वर्ष की अवधि में सरकार को रेलवे कंपनी का प्रबंध अपने हाथ में लेने का अधिकार रहा। निजी विनियोग के बावजूद रेल सरकार की संपत्ति समझी गई। रेल मार्गों को दो श्रेणियों में बांटा गया था। पहला, वे रेल मार्ग जिनका निर्माण रक्षात्मक कार्यों के लिए किया गया है तथा इनके निर्माण का दायित्व सरकार पर रहा, और अन्य वे रेल मार्ग जो कि नवीन गारंटी योजना के अधीन निजी कंपनियों को सौंप दिए गए थे। अलग अलग कंपनियों के साथ शर्तों में भी भिन्नताएं रखी गईं। नवीन गारंटी पद्धति काल में रेलों के निर्माण में तेजी से प्रगति हुई। 1881 की लगभग 15,800 किलोमीटर से बढ़कर 1900 के अंत तक इनकी लंबाई 40,000 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। नवीन पद्धतियों में रेलवे का घाटा लाभ में बदल गया और 19वीं सदी में अंतिम 10 वर्षों की अवधि में रेलों को लगभग 2.25 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। ताराचंद के अनुसार 1869 में रेल यात्रियों की संख्या 1,60,00,000 थी और जो कि 1906 में 2,71,00,000 हो गई थी। इसी प्रकार से रेलवे की आय में भी 1906 में 25.75
करोड़ पाउंड हो गई थी। अब हानि की बजाय पूंजी पर 6% शुभ लाभ होने लगा था। 1903 में पूंजी विनियोग पर कुल लाभ 5.54%, 1904 में 6%, 1905 में 6.07%, 1906 में ही 5.96% रहा था। 20वीं सदी के आरंभ से स्वाधीनता प्राप्ति तक और उसके बाद 20वीं सदी में भारत में रेलों का तेजी से विस्तार हुआ, परंतु प्रथम महायुद्ध के दौरान भारतीय रेलों की प्रगति अवरुद्ध हो गई। रेलों की व्यवस्था न केवल विघटित हुई बल्कि इसके विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रथम महायुद्ध के बाद 1920 में रेल विशेषज्ञ विलियम आर्कवर्थ की अध्यक्षता में बनी समिति ने रेल व्यवस्था के सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की, जिन्हें भारत सरकार ने या जो ब्रिटिश सरकार थी उसने स्वीकार किया। तदनुसार 1922 में रेलवे बोर्ड की सिफारिश 1901 में रॉबर्टसन समिति ने की थी। इसका पुनर्गठन किया गया। 1923 में रेलों के राष्ट्रीयकरण की नीति क्रियान्वित की गई। 1924 में रेलवे संचित कोष एवं रेलवे हाश कोष की स्थापना की गई। रेलवे वित्त को सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया। इस प्रकार आय व्यय का दायित्व रेलवे पर ही हो गया। इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप 1926 से 1920 के बीच भारतीय रेलों ने अभूतपूर्व प्रगति की। 1930 के आते आते रेल मार्गों की कुल लंबाई बढ़कर लगभग 67,72,000 किलोमीटर हो गई थी। रेलों में विनियोजित पूंजी की मात्रा बढ़ाकर लगभग 857 करोड़ रुपए कर दी गई थी। रेलों का लाभ भी तेजी से बढ़ा था। 1919 से 1929 में रेलों की आय लगभग 89 करोड़ रुपए से बढ़कर 1929 से 1930 में लगभग 116 करोड़ रुपए हो गई थी। इसी समय विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। भारतीय रेलों पर जब आर्थिक मंदी का असर हुआ तो सरकार ने 1931 में रेलवे छठवीं उप समिति नियुक्त की, जिससे मितव्ययिता लाने की दृष्टि से अनेक सुझाव दिए, जिन्हें सरकार ने मान लिए। रेलवे मार्गों पर प्रतिदिन के व्यय में मितव्ययिता लाने की दृष्टि से 1932 में पॉप समिति की नियुक्ति की गई, जिसके सुझाव को भी मान लिया गया। 1935 से 1936 में जनलेखा समिति ने रेलों की बिगड़ती वित्तीय व्यवस्था के संबंध में सुझाव दिए। 1936 से 1937 में वेज बोर्ड समिति स्थापित की गई, जिससे रेलवे की स्थिति की जांच कर अपनी रिपोर्ट देने को कहा। समिति ने अपनी रिपोर्ट जून 1937 को दी, जिसमें कुछ प्रमुख सुझाव थे। रेलवे द्वारा सामान्य बजट में अंशदान तुरंत रोक देना चाहिए। रेलों के जल संयंत्रों का अधिकतम उपयोग किया जाए और उनके प्रयोग में मितव्ययिता लाने के प्रयास किए जाएं। लागत को कम करने हेतु एक निर्भीक नीति अपनाई जाए तथा स्थायी मार्ग के संचालन व्ययों में कुशलता द्वारा लागत में कमी की जा सके। यूरोपीय स्टॉक में क्रमशः वृद्धि की जाए। रेलों की चाल बढ़ाई जाए, जिससे परिवहन में मितव्ययिता और कुशलता लाई जा सके। अधिक यातायात आकर्षित करने हेतु वापसी टिकट जारी किए जाएं और अन्य सुविधाओं में वृद्धि की जाए। 1937 में बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया और अतः लगभग 3200 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग बर्मा में चले गए। फिर भी द्वितीय महायुद्ध से पूर्व भारतीय रेलों की कुल लंबाई 6,56,000 किलोमीटर से भी अधिक थी और विनियोजित पूंजी की मात्रा भी लगभग 850 करोड़ रुपए थी। द्वितीय महायुद्ध में रेलों पर असाधारण भार आ पड़ा, तथापि रेलों की आय में वृद्धि हुई। फिर भी रेलों का नवीनीकरण बंद करना पड़ा। रेलों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया 1944 तक पूरी की गई। वास्तव में आज़ादी से पूर्व अपने 94 वर्ष के इतिहास में भारत में रेलों का विकास एक सामान्य नहीं रहा। द्वितीय महायुद्ध की विनाश लीला तथा नए राष्ट्र के जन्म के साथ साथ उत्पन्न विपत्तियों के कारण भारत की रेल प्रणाली विकलांग तथा अपंग बनकर रह गई। राष्ट्र की आज़ादी के समय देश में 42 विभिन्न स्टेट की रेलवे यूनिट मौजूद थी, जिन्हें बाद में मिलाकर भारतीय सरकार रेलों में सबसे बड़ा प्रतिष्ठान
प्रतिष्ठावान बन गए। उल्लेखनीय है कि 1947 में देश के विभाजन के फलस्वरूप लगभग 10,462 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाकिस्तान में चले गए और लगभग 150 करोड़ रुपए की पूंजी विनियोग भी पाकिस्तान के हिस्से में आया। जो भी हो, आज स्वतंत्रता के बाद भारतीय रेलवे उन्नति की डगर पर तेज रफ्तार से बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? इसके गुण दोष की विवेचना कीजिए। स्थायी बंदोबस्त क्या है? इसके गुण दोष की विवेचना कीजिए। भारत के विभिन्न राज्यों में अंग्रेजों की विभिन्न भू राजस्व नीति का संक्षिप्त परिचय देते हुए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली एवं पद्धति का वर्णन कीजिए। पहले आती है प्रस्तावना। भारत के विभिन्न राज्यों में अंग्रेजों की विभिन्न भू राजस्व नीतियों का संक्षिप्त परिचय। संपूर्ण भारत में कोई एकीकृत भू राजस्व नीति नहीं थी। अंग्रेजों के ज़माने में एक तरफ बिहार उड़ीसा को मिलाते हुए बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त था, तो दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम भारत में रैयतवाड़ी पद्धति थी और उत्तर भारत राज्यों में महलवाड़ी पद्धति थी। संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि इन सभी नीतियों का उद्देश्य अधिक से अधिक लगान प्राप्त कर उसका एक अंश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इंग्लैंड भेजना था। जमींदारों के फायदे के लिए कृषकों के हितों को अनदेखा किया गया था। इससे एक ओर पीड़ित कृषकों का एक बड़ा वर्ग बना और दूसरी ओर वफादार जमींदारों का। कई छोटे जमींदारों को अपनी भूमि साहूकारों को गिरवी रखने के लिए बाध्य होना पड़ा ताकि वे सरकार को दिए गए निश्चित समय में लगान चुका सकें। इसी प्रक्रिया के दौरान जमीन छोटे छोटे से टुकड़ों में टूट गई। स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी पद्धति। आशय। स्थायी बंदोबस्त के अनुसार मालगुजारी वसूल करने का कार्य स्थायी रूप से जमींदारों को दे दिया गया और तत्कालीन मालगुजारी का प्रतिशत भाग राज्य का स्थायी अंश निर्धारित कर दिया गया। इस तरह से मालगुजारी की रकम स्थायी रूप से जमींदारों को दे दी गई। इससे कभी कोई कमी या वृद्धि नहीं हो सकी। इसी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। विशेषता। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली से सरकार को हमेशा एक नियत आय प्राप्त होती रहती थी। भूमि का लगान देने तक भूमि पर कृषकों का ही स्वामित्व होता है। भूमि पर लगान देने के उपरांत जो धन बचता है वह कृषकों का ही होता है। अतः कृषक भी अपनी भूमि का आय में वृद्धि करने हेतु सतत रूप से प्रयास करता रहता है। कृषि की उन्नति हेतु परिणाम स्वरूप व्यापारिक क्षेत्र में आशातीत उन्नति होती है। गुण। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अनुसार जमींदार स्थायी रूप से भूमि के स्वामी बन जाते हैं। कंपनी को लगान देने के उपरांत उनके पास जो कुछ बचता है वह जमींदारों की संपत्ति माना जाता है। इस प्रणाली से सरकार को भूमि के बार बार प्रबंधन हेतु व्यय से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और कंपनी की आय में भी नियत हो जाती है। निश्चित लगान देने से जमींदारों का आतंक कृषकों पर कम से कम होने लगता है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लोकहित की दृष्टि से भी लाभदायक सिद्ध हुई थी, क्योंकि भावी जीवन में भूमि पर किसी भी प्रकार के लगान में वृद्धि नहीं की जा सकती थी। इस संदर्भ में श्री R.C. दत्त ने कहा है कि भारत में अंग्रेजों के 150 वर्षों के शासनकाल में यही एकमात्र ऐसा कार्य हुआ है जिसके उपरांत प्रभावशाली तरीके से व्यक्तियों के हित की रक्षा की गई है। जमींदारों की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ गई। जमींदार विभिन्न प्रकार के जुर्मानों से मुक्त हो गए। कंपनी की आय में निश्चित हो गई। दोष क्या थे? अधिकांश जमींदार विलासमय जीवन व्यतीत करने लगे। जमींदारों ने उन भूमि को ठेकों पर देना प्रारंभ कर दिया तथा वे कृषकों के प्रति उदासीन हो गए। कृषकों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई, जिसके कारण यह था कि जमींदार कृषकों से कितना लगान लें इसके संबंध में कोई भी नियम नहीं था। इस व्यवस्था से जमींदार वर्ग अंग्रेजों का स्वामी भक्त बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रैयतवाड़ी प्रथा के गुण दोष का संक्षिप्त विवरण दीजिए। स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में भूस्वामित्व की विभिन्न पद्धतियां प्रचलित थीं। इसमें से रैयतवाड़ी पद्धति भी एक महत्वपूर्ण पद्धति थी। इस पद्धति का विकास, विशेषता, गुण दोष का उल्लेख निम्नलिखित पंक्तियों में किया गया है। पहले आती है रैयतवाड़ी प्रथा। सन 1792 में कैप्टन रीड एवं
टॉमस मुनरो ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी प्रथा को मद्रास, चेन्नई में लागू किया था। सन रैयतवाड़ी प्रथा को अन्य प्रांतों में भी लागू कर दिया गया। स्वतंत्रता के समय हमारे देश में रैयतवाड़ी प्रथा कृषि के क्षेत्र में 48% क्षेत्र में लागू हो गई थी। यह प्रथा मुख्यतः मुंबई, असम, सिंध, मद्रास, चेन्नई प्रांतों में ही प्रचलित थी। इस प्रथा में समग्र भूमि पर राज्य का अधिकार होता था, लेकिन वास्तव में रैयत उस भूमि इकाई का स्वामी होता था। उस भूमि पर रैयत का अधिकार उस समय तक रहता था जब तक वह सरकार को लगान देता रहता है। भूमि का प्रयोग करने, उसका हस्तांतरण करने, उसे बेचने आदि का रैयत को ही अधिकार था। भूमि की उर्वरा शक्ति के माध्यम से भूमि पर माल गुजारी का निर्धारित प्रति 20 से 40 वर्ष उपरांत किया जाता था। इस प्रणाली में कृषक एवं राज्यों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता था। भूधारण की सुरक्षा बनी रहती थी तथा राज्य को भूमि सुधार का लाभ प्राप्त होता था। रैयतवाड़ी प्रथा की विशेषताएं। रैयतवाड़ी प्रथा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस प्रथा में 20 से 40 के अंतर के उपरांत भूमि पर माल गुजारी को निर्धारित किया जाता है। भूमि का प्रत्येक अधिकारी रैयर माल गुजारी देने हेतु स्वयं ही उत्तरदायी होता है। जब तक कृषक भूमि का लगान देता रहता है तब तक भूमि से संबंधित समस्त अधिकार उसे प्राप्त होते हैं। समग्र भूमि पर राज्य का अधिकार होता है। राज्य एवं कृषकों के बीच कोई मध्यस्थता न होने से प्रत्यक्ष संबंध होता है। रैयतवाड़ी प्रथा के गुण। राज्य एवं किसानों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। इससे सरकार उनकी समस्याओं को सहजता से समझ सकती है। इस प्रथा से भूधारण की सुरक्षा सदैव बनी रहती है। इस प्रथा में किसानों के शोषण का कोई संभावना नहीं होती। रैयतवाड़ी प्रथा में राज्य को भी भूमि सुधार का लाभ मिलता रहता है। इस प्रथा में भूमि संबंधी रिकॉर्ड एवं प्रालेख पूर्ण रूप से होते हैं। भूमि सुधार सहजता से किया जा सकता है। रैयतवाड़ी प्रथा के दोष। यह प्रथा पूर्णतः दोष मुक्त नहीं है। इस प्रथा में निम्नलिखित दोष थे, जैसे कि यह व्यवस्था अत्यंत खर्चीली थी क्योंकि इसमें सरकार को लगान वसूल करने हेतु अनेक कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ता था। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत छोटे कृषकों को अपनी भूमि के स्थानांतरण का भय सदैव बना रहता था। सरकारी अधिकारी मनचाहा लगान कृषकों से वसूल करता था। कृषक लगान बढ़ने के भय से अपनी भूमि में सुधार करने से भी संकोच करते थे। नेक्स्ट आता है महालवाड़ी और रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के गुण दोष का परीक्षण कीजिए। महालवाड़ी प्रथा से आप क्या समझते हैं? इस प्रथा के लाभ एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। रैयतवाड़ी प्रथा के समान ही भू स्वामित्व की एक अन्य प्रथा स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्रचलित थी, जिसे महालवाड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। रेगुलेशन एक्ट 1833 ईस्वी के तहत इस प्रथा को हमारे देश में लागू किया गया था। महालवाड़ी प्रथा। सर्वप्रथम इस प्रथा को 1833 में आगरा अवध में रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत लागू किया गया। आगरा अवध के उपरांत मध्य प्रदेश, पंजाब में भी इस प्रणाली को लागू किया गया। महालवाड़ी प्रथा में गांव की समग्र भूमि पर ग्राम के समस्त किसानों का स्वामित्व संयुक्त रूप से होता था। इस भूमि को एक इकाई मानकर ही मालगुजारी निश्चित की जाती थी। मालगुजारी का संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व होने पर भी किसान व्यक्तिगत रूप से भूमि पर कृषि करता था। ग्राम का नंबरदार समस्त किसानों से मालगुजारी को एकत्रित करता और उस मालगुजारी को उच्च अधिकारी के पास जमा कराता था। मालगुजारी जमा करने के बदले में नंबरदार को कमीशन दिया जाता। ग्राम की बंजर भूमि पर ग्रामवासियों का अधिकार होता था। ग्राम में भूमि विभाजन से संबंधित 3 प्रथाएं प्रचलित थीं। पैतृक संपत्ति के आधार पर प्रचलित प्रथा, अपैतृक संपत्ति के आधार पर प्रचलित प्रथा और बगैर सिद्धांत के आधार पर प्रचलित प्रथा। पैतृक सिद्धांत के आधार पर प्रचलित प्रथा। इस प्रथा में भूमि को हिस्सेदारी वंशानुगत पैतृक स्वामित्व के आधार पर निश्चित की जाती थी। ग्राम की समग्र भूमि का विभाजन पैतृक स्वामित्व के सिद्धांत के आधार पर ही होता था। इस प्रथा में ग्राम की समग्र भूमि को एक इकाई मानकर संपूर्ण लगान वसूल लिया जाता था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को
अपने भू स्वामित्व के अनुसार ही लगान देना पड़ता था। अपैतृक संपत्ति के आधार पर प्रचलित प्रथा, इस प्रथा में भूमि का विभाजन किसानों के पास उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर भाईचारे के आधार पर किया जाता था, लेकिन भूमि का विभाजन उपरांत हो जाने पर भी भू स्वामित्व सामूहिक होता था। बिना सिद्धांत पर आधारित प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत जो किसान जितनी भूमि को लगान देता था उसका स्वामी होता था। यह प्रथा बिना किसी सिद्धांत पर आधारित थी। महलवाड़ी प्रथा के लाभ, इस प्रथा में होने वाले लाभ निम्नलिखित थे। पहला आता है भूमि पर संयुक्त स्वामित्व होने से लोगों में भाईचारा एवं सौहृदय की भावना का विकास होता था। भूमि की उर्वरता का लाभ, इस प्रथा से सरकार को भी होता था क्योंकि इसमें लगान का निर्धारण अस्थायी होता था। भूमि की उर्वरता का लाभ इस प्रथा से सरकार को ही होता था क्योंकि इसमें लगान का निर्धारण अस्थायी होता था। व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र कृषि करने वाले किसानों का भी स्वाभिमान बना रहता था। इस प्रथा में किसानों का शोषण नहीं होता था। महलवाड़ी प्रथा के दोष, यह सरकारी अधिकारी लगान का निर्धारण अपनी इच्छानुसार करते थे और यह प्रथा जमींदारी प्रथा के दोष से मुक्त थी। इसके साथ आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।